Hello everyone. As we know, this will be our first day to prepare for IGM Junior Officer of Assistant exam. In our first day, हम जो है अभी कंप्यूटर अवेयरनेस का चैप्टर 1 करेंगे. 1 to 10 पेजेस कवर करने का हमारा प्लान था और वैसा ही हम करेंगे. तो कंप्यूटर अवेयरनेस की ये जो बुक है, हम इसी से अपना सिलेबस कवर किया करेंगे और इस बुक के अकॉर्डिंग हमारा ये सिलेबस है जिसमें कि ये 14 चैप्टर्स आ रहे हैं. ओके, इस 14 चैप्टर्स में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे तो हम अकेला सिलेबस रिलेटेड करेंगे. पहले चैप्टर्स कवर करेंगे और बाद में क्वेश्चंस अलग वीडियो में कवर करेंगे. फर्स्ट जैसे हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो चैप्टर है, उसके 1 to 11 पेजेस हैं. तो जो चैप्टर का सिलेबस है उसके कम ही पेजेस होंगे 11 से. तो सबसे पहले हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो चैप्टर है उसको थ्योरेटिकली कवर करेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. सो जैसे कि हमें पता है कि जो वर्ड है कंप्यूटर वो लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव किया गया था. और एक कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा और इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करता है, ऑल्टर करता है या उन पर काम करता है. किसके अकॉर्डिंग? जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने कंप्यूटर को दी हैं उसके अकॉर्डिंग वो डाटा को मैनिपुलेट करता है. कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो डाटा को मैनिपुलेट करता है हमारी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली. और कंप्यूटर के पास एबिलिटी है कि वो डाटा को स्टोर कर पाए, कहीं और से उसको रिट्रीव कर पाए, डाटा को प्रोसेस कर पाए. ये सारी एबिलिटी कंप्यूटर के पास है. और कंप्यूटर के यूजेस क्या हैं? हम उसको डॉक्यूमेंट्स टाइप करने के लिए, ईमेल्स भेजने के लिए, इंटरनेट ब्राउज करने के लिए यूज करते हैं. और उसको अकाउंटिंग में भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है, डाटाबेस मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, गेम्स और बहुत सारे यूजेस हैं इसके. ये सब बेसिक चीजें थी. आगे फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर. हाउ डज कंप्यूटर फंक्शन? वो काम कैसे करता है? तो कंप्यूटर परफॉर्म जो करता है, परफॉर्म अपना सारा वर्क, वो 4 बेसिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग करता है. सबसे पहले हम उसको कोई इनपुट देते हैं. तो इनपुट क्या है? इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी डाटा जो हम कंप्यूटर में डालते हैं, एंटर करते हैं, उसको हम इनपुट कहते हैं. इनपुट क्या करता है कि ये डाटा भेजता है कंप्यूटर को और एक इंस्ट्रक्शंस भी देता है कि हाँ भाई ये काम करना है इस डाटा पर, और ऐसे इस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग करना है. और ये सब डाटा और इंस्ट्रक्शंस वो सीपीयू को भेजता है जो ये सारा काम करेगा, प्रोसेस करेगा, सारा वर्क करेगा. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को भेजता है. आगे हमारा सेकंड स्टेप आता है प्रोसेसिंग. सबसे पहले हमने इनपुट उसमें डाल दी कंप्यूटर में. बाद में प्रोसेसिंग होती है. प्रोसेसिंग में क्या होता है कि इट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टेकन ऑन डाटा. प्रोसेसिंग ऐसा होता है कि कुछ कंप्यूटर अपने आप से कुछ एक्शंस करता है कि वो उस डाटा पे काम कर रहा है, जो ताकि वो उस डाटा को कंफर्म कर सके, कन्वर्ट कर सके इंफॉर्मेशन में. लास्ट में यूजर को चाहिए तो इंफॉर्मेशन ही ना, उसको रो डाटा नहीं चाहिए. तो कंप्यूटर उस इनपुट डाटा पे जो रो था उसको, उस पे वर्क करके, उसको पे प्रोसेसिंग करके उसको कन्वर्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन में, जो कि हमारे लिए यूजफुल है, यूजर के लिए यूजफुल है. और अब ये प्रोसेसिंग, ये सेट सीक्वेंस ऑफ एक्शंस कुछ भी हो सकता है. कोई कैलकुलेशंस हो सकती हैं, कंपैरिजंस हो सकते हैं 2-3 चीजों के बीच में, डिसीजंस हो सकते हैं, जो कि कंप्यूटर करता है. तो इनपुट और प्रोसेसिंग के बाद आता है थर्ड स्टेप, आउटपुट. तो ये सारा काम करने के बाद कंप्यूटर हमें एक आउटपुट देता है, एक प्रोसेस्ड डाटा हमें अवेलेबल करता है कि हाँ भाई आपने ये रो डाटा हमें दिया था, हमने उस पर प्रोसेस किया, काम किया और हमने ये आपको प्रोसेस डाटा दिया है, आपकी जो आपके लिए यूजफुल है, जो आपके लिए इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए था. ठीक है, तो यूजर को वो अवेलेबल करवाता है. जो ये आउटपुट है इसको हम मेनली यही डिस्प्ले करते हैं ना, कि यूजर के सामने डिस्प्ले किया जाता है. ऐसे आपको रिजल्ट चाहिए था तो आपको ऐसे आउटपुट मिल गया, जैसा कि आपने इनपुट इंस्ट्रक्शंस में डाला था. तो आउटपुट जस्ट उसको डिस्प्ले रिजल्ट में उसको अपनी इंफॉर्मेशन दे देता है. आगे आता है स्टोरेज. तो कंप्यूटर के पास एबिलिटी है कि अब उसने जो जो काम किया है, डाटा पे जो जो प्रोग्राम किया है,
वो सारा उसको परमानेंटली स्टोर करके रख ले अपने पास। तो कंप्यूटर सारा डाटा और प्रोग्राम स्टोर कर लेता है, और इसको इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए भी यूज किया जाता है, ताकि जब हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर उससे कोई रिजल्ट या इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो है वो सारा रिजल्ट है, जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करके रख ली जाए, ताकि जब हम बाद में उसको देख सकें और उसको यूज कर सकें। ओके, सो कंप्यूटर कैन स्टोर डाटा, प्रोग्राम्स एंड एग्जीक्यूशन स्टेप्स एंड एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट। सो कंप्यूटर के ये बेसिक 4 फंक्शन है। इनपुट जो हम डालते हैं कंप्यूटर में, प्रोसेसिंग जो कंप्यूटर खुद करता है काम उस डाटा पे, आउटपुट जो हमें वो काम करके दिखाता है कि जो रिजल्ट आया है, डिस्प्ले होता है जो, उसे आउटपुट कहते हैं, और स्टोरेज, ये तीनों को वो स्टोर करके अपने अंदर रख लेता है। जो डाटा दिया गया था, जो उसने काम किया, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, और जो उसने रिजल्ट दिया, उन तीनों को स्टोर करके कंप्यूटर अपने अंदर रख लेता है। ओके, स्टोरेज में रख लेता है। तो ये 4 क्या है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। आगे आता है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले स्पीड, कि कंप्यूटर बहुत सारे डाटा को प्रोसेस कर सकता है बहुत जल्दी, एक बहुत फास्ट रेट पे, जैसे मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो 1 सेकंड में कैलकुलेट कर सकता है, 1 सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकता है। तो कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा, एक इसकी ये हो गया फीचर। इसकी एक्यूरेसी, कंप्यूटर हमेशा एक सही रिजल्ट देता है, काफी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पे रिजल्ट देता है हमें। ओके, जैसा ही आप इंस्ट्रक्शंस पे डालोगे, जैसे ही आप इनपुट डालोगे, उसके हिसाब से वो पूरा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। स्टोरेज कैपेसिटी, कि कंप्यूटर के पास काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी है, पर ये कैपेसिटी डिपेंड करती है कि आपकी हार्ड डिस्क की कितनी कैपेसिटी है। ओके, सो स्टोरेज कैपेसिटी भी इसका एक फीचर हो गया। वर्सेटिलिटी, अब कंप्यूटर सिमिल्टेनियसली काफी सारे काम एक साथ कर सकता है, तो इस तरह वो मल्टीटास्किंग काम भी कर सकता है। ओके, सो वर्सेटिलिटी इसका एक फीचर हो गया। आगे ऑटोमेशन, अगर हमने कंप्यूटर को एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन दे दी, वो वही इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करके ऑटोमेटिकली सारा काम करता जाता है। ओके, वंस द इंस्ट्रक्शन टू डू एनी वर्क इज गिवन टू द कंप्यूटर, बाकी का काम वो ऑटोमेटिकली करता जाएगा। डिलीजेंस, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कभी कभी टायर हो जाते हैं सेम काम करते करते, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहती उनमें, और कोई काम को वो एक ही काम को वो बार बार करते करते थक जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो एक मशीन है, वो सेम काम को घंटों तक, दिनों तक बिना किसी एरर के करता रहेगा। और एक सीक्रेसी भी आ जाती है कि कोई इंफॉर्मेशन लीक होने का डर नहीं रहता है, क्योंकि लॉगिन सिस्टम और पासवर्ड प्रोटेक्शन सबके कंप्यूटर्स में होती है, इसमें कंप्यूटर्स में। आगे एक रिलायबिलिटी भी आ जाती है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो कोई ना कोई एरर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम में मिस्टेक कर सकते हैं, पर कंप्यूटर हमेशा एग्जैक्ट रिजल्ट देता है। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स तभी होगी कि गलती तभी होगी कंप्यूटर के रिजल्ट में अगर हमने उसको इनपुट ही गलत दी है। कंप्यूटर अपने आप से कोई मिस्टेक नहीं करता। आगे कंप्यूटर के पास एबिलिटी है कि वो नया हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने आप से। तो ये सारे क्या है कंप्यूटर के फीचर्स हैं। ओके, और इसके बाद हमने कुछ टर्म्स पढ़नी है जो बेसिक टर्म्स होती हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। हार्डवेयर, सबसे पहले व्हाट इज हार्डवेयर? जो भी कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स है, फिजिकल एलिमेंट्स है, जो एक कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं, वो सभी हार्डवेयर में आते हैं। ठीक है, एक कंप्रीहेंसिव टर्म है जो भी फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे आप मॉनिटर देखते हो, कीबोर्ड देखते हो, डिस्क देखते हो, हार्ड डिस्क होगी, और डिस्प्ले स्क्रीन देखते हो, सीपीयू देखते हो, सारा हार्डवेयर में आ रहा है। ओके, आगे आता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बिल्कुल उल्टा, सॉफ्टवेयर क्या है, वो एक फिजिकल थिंग नहीं है, बल्कि एक कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स या प्रोसीजर है जो कि हार्डवेयर को बता रहा है कि आपने क्या काम करना है और कैसे उसको करना है, हाउ टू अकम्प्लिश दैट और टास्क। ओके, और इसमें क्या क्या आता है? इसमें वेब ब्राउजर आते हैं, वर्ड प्रोसेसर आते हैं। ओके, आगे डाटा। डाटा क्या है? कोई भी अनप्रोसेस्ड जिसपे कोई काम नहीं हुआ, कुछ रो फैक्ट्स हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं, ग्राफ्स हो सकते हैं, नंबर्स, कोई टेक्स्ट किसी पीस ऑफ पेपर पे, ये सब क्या होता है? डाटा होता है। जब इन पे कोई काम नहीं हुआ अनप्रोसेस्ड वर्क जो है, रो फैक्ट्स, ठीक है, ये सब क्या है? डाटा में आता है।
और जब इसी डाटा पे हमने काम कर लिया है, उसको प्रोसेस कर लिया है, वन डाटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, उसको ऑर्गेनाइज करके रखा है, स्ट्रक्चर वे में रखा है, और उसको प्रेजेंट किया है एक किसी कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे कि हमने उसको एक अच्छे से वे से प्रेजेंट किया है, तब वो डाटा इंफॉर्मेशन कहलाता है। ओके, ताकि वो, क्योंकि अब वो हमारे लिए यूजफुल है। ओके, जब उस पर काम हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया, वो प्रेजेंट किया गया अच्छे से, तब ताकि वो हमारे लिए यूजफुल है, तो वो अब इंफॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन कोई भी कमांड हो सकती है जो हम कंप्यूटर को कंप्यूटर की लैंग्वेज में देते हैं। ठीक है, कि आपने ये काम करना है। इंस्ट्रक्शन इज जस्ट अ कमांड गिवन टू कंप्यूटर। आगे प्रोग्राम क्या है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन सिंपली एक कमांड होगी। अब काफी सारी इंस्ट्रक्शंस का जो सेट होगा, वो जब हम कंप्यूटर को देंगे कि हाँ भाई ये काम ऐसे, फर्स्ट स्टेप ऐसे, सेकंड स्टेप ऐसे, उस साथ वो सभी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जब देंगे कि ये काम कोई तूने इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है, तो वो हम उसको प्रोग्राम कहते हैं। ओके, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी कंप्यूटर की, ये 6 वर्ड्स। उसके बाद आती है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सो बट हिस्ट्री जो है काफी वास्ट है कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी एक दिन में नहीं बना था, उसको बनते काफी साल लग गए। जो हम आज मॉडर्न कंप्यूटर देखते हैं, काफी डिकेड्स लग गई उसको बनते। तो मॉडर्न कंप्यूटर तक की जो कंप्यूटर हिस्ट्री है वो काफी वास्ट है। तो ये सब शुरू हुआ जब अबैकस 1602 में इन्वेंट की गई चाइना के जरिए। तो ये पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। ओके, इससे पहले कोई भी डिवाइस नहीं थी कि जिसके थ्रू कोई इंसान कैलकुलेशन कर सके। ये पहली डिवाइस थी। इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल रॉड्स थी जो वंस, टेंस और हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट करती थी, और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होती थी, और इसमें स्क्वायर रूट्स भी कैलकुलेट कर सकते थे हम। अबैकस 1600 में इन्वेंट हुई थी, ओके, चाइना के जरिए। उसके बाद आती है नेपियर्स बोन्स, जो 1617 में इन्वेंट हुई थी। स्कॉटलैंड के जॉन नेपियर ने इसको इन्वेंट किया था। ये एक 3D स्ट्रक्चर था, इसमें 0 to 9 नंबर्स थे, और ये ग्राफिकल स्ट्रक्चर में कैलकुलेशन किया करते थे ये। ओके, रिजल्ट जो थे वो ग्राफिकल स्ट्रक्चर में आते थे इसमें। और इसमें हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते थे नंबर्स पे। और इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज होती थी कैलकुलेशन की, जिसको क्या कहा जाता था, रेप्डोलॉजिया। रेप्डोलॉजिया किस रेप्डोलॉजिया जो टेक्नोलॉजी थी वो किस कंप्यूटर में यूज होती थी या किस मशीन में यूज होती थी, नेपियर्स बोन्स। ओके, उसके बाद आई पेस्कल। ये आई थी 1642 में। ब्लेस पास्कल ने इसको इन्वेंट किया था, जो फ्रांस से थे। और ये फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। ओके, पहली मैकेनिकल मशीन जो ऐड कर सकती थी दो नंबर्स को। ओके, इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर किया गया था, जिसमें 8 डिस्क्स होती थी, जो कि नंबर ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते थे। इसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे दो नंबर्स की। और इसको मेनली लिक्विड प्रेशर के बेसिस पे के रिगार्ड्स में डिजाइन किया गया था। उसके बाद आता है जैकवार्ड स्पून, जो कि 1801 में इन्वेंट हुआ था। जोसेफ मैरीन जैकवार्ड ने इसको इन्वेंट किया था, फ्रॉम फ्रांस। इसको मेनली एक सिल्क, एक कपड़े के पैटर्न के बेस पे बुना गया था, और इसमें पंच्ड कार्ड यूज किए गए थे। ओके, ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए पंच्ड कार्ड यूज किए गए थे। और इसने अब सिल्क बेस्ड पैटर्न था, तो उसने जो टेक्सटाइल्स का प्रोसेस था उसको काफी सिंप्लीफाई कर दिया था। आगे आता है एनालिटिकल इंजन। ये 1837 में इन्वेंट किया गया था। चार्ल्स बेबेज, जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर भी हैं, लंदन से बिलोंग करते हैं, इन्होंने एनालिटिकल इंजन को इन्वेंट किया था। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। ओके, और ये प्रोग्राम्स को टैग्स की फॉर्म में स्टोर करता था, जिसको हम बैरल्स भी कहते थे। ओके, एनालिटिकल इंजन जो था एक डेसिमल मशीन था, जिसमें हम एक नंबर को रिप्रेजेंट करते थे उसके साइन और मैग्नीट्यूड के साथ। ओके, उसके बाद आती है टेबुलेटिंग मशीन, जो कि 1890 में इन्वेंट की गई थी। इसके इन्वेंटर थे हरमैन होलरिथ फ्रॉम अमेरिका।
इसमें क्या था कि पंच कार्ड यूज होते थे इसमें भी, और ये राउंड होल पंच कार्ड्स बनते थे। पंचिंग शेप जो थी वो राउंड शेप थी इनकी। और ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। पहले जो भी मशीन थी या मैकेनिकल थी या सिंपली फिजिकल स्ट्रक्चर था, वैसे रेक्टेंगुलर बेस में या कुछ 3D बेस में। तो ये पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी जो कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए बनाई गई थी। कौन से डाटा को? 1890 में जब उन्होंने पॉपुलेशन काउंट किया होगा अमेरिका का, तो इसमें जो सेंसस डाटा था उसको प्रोसेस करने के लिए बनाई गई जो मशीन थी, टेबुलेटिंग मशीन। ओके, 1890 के सेंसस डाटा को प्रोसेस करने के लिए बनाई गई मशीन। और ये एक टाइम पे एक ही कार्ड को रीड कर पाती थी। उसके बाद हमारे मार्क वन, 1944. Okay, just like Iron Man, it was invented by someone like his dad, Howard Aiken. He was from America. Okay, so इसमें क्या होता था कि कुछ ग्लास के काउंटर्स के स्विचेस, कुछ ग्लास के इंटरलॉकिंग पैनल्स थे सबसे पहले। इसमें कुछ काउंटर्स लगे हुए थे, कुछ अलग स्विचेस लगे हुए थे, और कुछ कंट्रोल सर्किट्स भी बने हुए थे इस मार्क वन में। मार्क वन वाले कंप्यूटर में कुछ ग्लास के इंटरलॉकिंग पैनल्स लगे हुए थे, काउंटर स्विचेस और कंट्रोल सर्किट्स बने हुए थे, राइट। और इसमें जो हम डाटा एंटर करते थे वो हमें मैनुअली एंटर करना पड़ता था। ओके, और ये मेनली वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड जो वॉर एफर्ट्स हुए थे अमेरिका की तरफ से, उसमें यूज किया गया था। और इसमें जो स्टोरेज थी वो मैग्नेटिक ड्रम्स के थ्रू होती थी। ओके, it is not data storage, it is something, it is for something else. Okay, मैग्नेटिक ड्रम्स जो थे वो स्टोरेज के लिए, आई थिंक फिजिकल स्टोरेज के लिए यूज किए गए थे। उसमें जो कंपोनेंट्स थे। आगे आता है एनियाक। एनियाक जो है वो 1946 में इन्वेंट किया गया था। दो इंसानों ने इसे इन्वेंट किया था अमेरिका के, जेपी एगट एंड जेडब्ल्यू मोकली। ओके, ये 20 एक्यूमुलेटर्स का कॉम्बिनेशन था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी था ये, ऑलराइट। और इसमें इसको वेदर प्रेडिक्शन, साइंटिफिक यूजेस और एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन के लिए यूज करते थे हम। उसके बाद आता है इडीसैक, जो कि 1949 में इन्वेंट हुआ जॉन वॉन न्यूमैन ने अमेरिका से। ये पहला कंप्यूटर था जिसने स्टोरेज कैपेसिटी को प्रोवाइड किया कि हाँ भी आप इसमें डाटा स्टोर कर सकते हो। ओके, इसमें इसका जो दुनिया का फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम था इसी मशीन पे रन किया गया था। ओके, इसमें हम काफी सारे इंस्ट्रक्शन और डाटा इसकी मेमोरी में स्टोर कर पाते थे। और इसमें कुछ मर्क्यूरी डिले लाइंस यूज होती थी मेमोरी के लिए, और लॉजिक के लिए कुछ वैक्यूम ट्यूब्स। इसके बाद आता है यूनिवैक, जो कि 1951 में इन्वेंट किया गया था। J. Presper Eckert, same person. J.P. Eckert and J.W. Mockley was there. John Mockley. They were from America. Alright, same person as a ENIAC invented UNIVAC. Okay. तो ये जो था फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जो कि काफी ज्यादा अमाउंट में इनपुट और आउटपुट को प्रोसेस कर सकता था। ओके, और इसमें मैग्नेटिक टेप्स यूज किए जाते थे इनपुट डालने के लिए और आउटपुट देने के लिए। उसके बाद हमारा आता है IBM 650 कंप्यूटर, जो 1953 में IBM कंपनी ने किया था इन्वेंट। और इसमें क्या होता था कि टू डेसिमल कोड को इनपुट और आउटपुट में डालने के लिए या आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते थे, सारे अल्फाबेटिकल और स्पेशल कैरेक्टर्स को उसमें उनमें कन्वर्ट कर देते थे। मतलब कि यहाँ पे हमने इनपुट और आउटपुट जो है वो अल्फाबेट्स में नहीं डालनी, किसी स्पेशल कैरेक्टर्स में नहीं डालनी, बल्कि बस 2 डिजिट डेसिमल कोड्स में डालनी है। और उनको बाद में हम डिकोड करके अपनी डिजायर्ड इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं। ओके, तो इसमें इसको किस लिए यूज किया जाता था? पेरोल प्रोसेसिंग, ऑयल रिफाइनरी डिजाइन के लिए और मार्केट रिसर्च एनालिसिस के लिए। ये सब आई हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जो जहाँ तक हम ये अभी तक मॉडर्न कंप्यूटर तक नहीं आए हैं हम, ये अभी तक सिर्फ आई थिंक फर्स्ट जनरेशन तक ही है हम कंप्यूटर की। ऑलराइट,
इसके बाद फिर से हिस्ट्री कंटिन्यू होगी, बट इस टाइम हमने उसको एक अलग सेक्शन में डिवाइड किया है, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज द जनरेशन, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है। तो जनरेशन एक स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट है कि सिस्टम में कितनी इम्प्रूवमेंट हो गई है। हम कहेंगे अब ये नई जनरेशन में चला गया है, अब ये इसकी इतनी इम्प्रूवमेंट हो गई है कि हमने इसको नई जनरेशन का ही नाम दे दिया। तो a generation refers to state of improvement in development of system। अब जैसे कंप्यूटर जो था जनरेशन सिस्टम से पहले हम इलेक्ट्रोमैकेनिकली वे में इसको बिल्ड करते थे, ऑलराइट। बट और हर एक जनरेशन जो है कंप्यूटर की वो बताती है कि हाँ भाई कंप्यूटर कितना टेक्नोलॉजिकली डेवलप हो गया है, कि उसने पूरा कंप्यूटर का वर्क करने का वे कोई चेंज कर दिया है। तो हम कहेंगे हाँ भाई ये नई जनरेशन में चला गया है, ऑलराइट। जैसे अब एक टाइम आया कि हाँ भाई अब कंप्यूटर जो पहले काम करता था उससे अब बहुत गुना ज्यादा अचानक से ही हाँ भाई काम करने लगा है। तो हमने उस पुराने सारे टाइम को अलग कह दिया और अब कह दिया अब कंप्यूटर की नई एरा आ गई है, नई जनरेशन आ गई है। तो जनरेशन इज लाइक दिस, ओके, कि हाँ भाई कंप्यूटर पुराने टाइम से काफी आगे चला गया है, तो हम कहेंगे न्यू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ऑलराइट। ओके, सो कंप्यूटर अब हम इसकी 5 जनरेशन्स थी, ऑलराइट। हम 500 के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट जनरेशन थी वो थी 1940 से लेके 56 तक, जो कि यहाँ पे मार्क 1 से लेके IBM कंप्यूटर तक आती है, ओके। तो फर्स्ट जनरेशन में स्विचिंग डिवाइसेस जो थी वो वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, स्टोरेज डिवाइस थी जो मैग्नेटिक ड्रम्स होते थे, और जो स्पीड 333 माइक्रोसेकंड के पास होती थी। ये देखने में काफी कम लग रही है, पर ये तो भी कंप्यूटर के प्रोसेसिंग वर्क के हिसाब से काफी ज्यादा थी, ऑलराइट। कंप्यूटर अभी नैनो सेकंड्स में काम करते हैं, उनसे भी ज्यादा आए थे, ऑलराइट। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जो होते थे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, जिनमें मशीन लैंग्वेज जैसे कि बाइनरी नंबर्स यूज करते थे, 0 और 1s, ओके, इंफॉर्मेशन को करने के लिए। आगे करेक्टरिस्टिक क्या थी, ये फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस होते थे उस टाइम के, पर ये काफी सारे अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस करते थे और उनको हम कहीं और ले जा भी नहीं सकते थे, तो ये नॉन पोर्टेबल थे। और इसको साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज करते थे हम, इसमें एनियाक, यूनिवैक, मार्क 1 ये सब आते थे, ऑलराइट। इसके बाद सेकंड जनरेशन आई जब ट्रांजिस्टर्स की इन्वेंशन हो गई, तब 1956 से 63 के बीच में सेकंड जनरेशन थी। ट्रांजिस्टर से स्विचिंग डिवाइस बनती थी जो सेमीकंडक्टर से बने होते थे, 3 लेयर्स, ओके। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस क्या होती थी, इनमें मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी ही होती थी, और पर इनकी स्पीड काफी कम हो गई, 10 माइक्रोसेकंड, मतलब कि कंप्यूटर जल्दी कम टाइम में उसको इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर पाता था। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम अब शेयरिंग ओएस होते थे और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे। असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होती थी, ओके, जो कि हम नेक्स्ट में भी देख सकते हैं, फोर्ट्रन वगैरह उसमें आती हैं। इसकी सेकेंड जनरेशन वाले कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि पुराने वाले कंप्यूटर से में काफी जो पुराने वाले कंप्यूटर्स में काफी हार्डवेयर फेलियर्स हो जाते थे जल्दी, तो ये वाले जल्दी हार्डवेयर फेलियर से बचे रहते थे, ओके, जल्दी नहीं होता था इनका, जो बॉडी पार्ट्स हैं जल्दी खराब नहीं होते थे, और ये काफी ज्यादा रिलायबल भी थे पुराने वालों से। इसको हम पोर्टेबल कह सकते हैं कि इसको और कहीं ले ट्रांसपोर्ट भी कर सकते थे हम, और ये लेस अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस करते थे, ऑलराइट। और इसको हम कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी यूज करते थे। इसमें आते हैं PDP-8 IBM के ही IBM कंपनी का ही IBM 1401, ओके। उसके बाद आई थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में हमने आईसीज बनाना सीख लिया, ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, कि बहुत सारे सर्किट एक छोटी स्पेस में, ओके, इंटीग्रेट की होगी स्पेस में, उसको रखने लगे। तो ये सिलिकॉन से बने होते थे आईसीज। तो इसमें हमारा स्टोरेज डिवाइस थी मैग्नेटिक कोर ही था, जिसको हम प्राइमरी स्टोरेज मीडियम के लिए यूज करते थे, और इसकी स्पीड 100 नैनो सेकेंड्स तक ज्यादा 100 नैनो सेकेंड तक हो गई थी, ओके, कम हो गई थी।
अब वो कम टाइम में कंप्यूटर जो है उस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता था। इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे, हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती थी, फोर्ट्रैन, कोबोल, लाइगो। और आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी कि लेस पावर कंज्यूम करता था, काफ़ी हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज के लिए चाहिए होती थी। और इसमें जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी इसके यूजेस होते थे। और इसके एग्जांपल्स में NCR 395 और B6500 आते हैं। उसके बाद आई फोर्थ जनरेशन। इसमें उन्होंने लार्ज स्केल में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज करने लगे, माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह। ओके। और इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी आने लगी स्टोरेज के लिए, विंचेस्टर डिस्क भी यूज की जाती थी। और स्पीड जो है वो 300 नैनो सेकेंड्स तक चले। ओके। यहाँ पे स्पीड का थोड़ा इंक्रीज हुआ है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। और ये अभी प्रेजेंट के कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं हम, जो 1971 से लेके प्रेजेंट टाइम तक हैं। राइट। और उसके बाद इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम शेयरिंग है, GUI इंटरफेस है, और लैंग्वेज पास्कल, ADA, कोबोल 74, फोर्ट्रैन 4, ये सब है। ये सारे फोर्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर ज़्यादा रिलायबल हैं, पोर्टेबल हैं। और इन जनरेशन के कंप्यूटर से हम बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन और रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। ओके। और ये इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। ऑलराइट। इसमें इंटेल 4004 चिप वाले कंप्यूटर्स आते हैं, मैसिंटोश आते हैं। ओके। इसके बाद आया फिफ्थ जनरेशन, जो कि अभी प्रेजेंट में थोड़ा बहुत है और बियॉन्ड होगा। ओके। इसमें सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स आई। ओके। और इसमें स्टोरेज डिवाइस जो है वो ऑप्टिकल डिस्क यूज की जाएंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो होगा कि नॉलेज इंफॉर्मेशन को वो अच्छे से प्रोसेस करेगा। सिस्टम जो है पुरानी जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करके फ्यूचर को पुरानी इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस करके आगे के स्टेप्स ऑटोमेट कर पाएगा वो। ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आती हैं कि पैरेलली प्रोसेस करता है ये इंफॉर्मेशन को। इंटेल कोर माइक्रो प्रोसेसर्स हर एक कंप्यूटर में इम्प्लीमेंटेड होंगे, डाले गए होंगे, और इसमें मेगा चिप्स भी इनेबल होंगे। इसकी एप्लीकेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है, और जैसे कि रोबोटिक्स वगैरह में होता है यूज। इसके बाद कुछ टिप बिट्स हैं हमारी। ये हमने पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट कर लिया, हिस्ट्री यहाँ तक ही है कंप्यूटर की। उसके बाद कुछ छोटी बहुत बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। जैसे फर्स्ट कंप्यूटर जो इंडिया ने डेवलप किया था उसका नाम था सिद्धार्था। ओके। सिद्धार्था वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। और Alan Turing is known as father of modern computer. Father of computer is simply Charles Babbage, but father of modern computer is Alan Turing. आगे जॉन वॉन न्यूमैन जो है, उन्होंने पहला जो है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर हमें दिया था, इंट्रोड्यूस करवाया था हमें कि हाँ भी कंप्यूटर जो है इसका आर्किटेक्चर ऐसा होगा, इसके बेसिक पार्ट्स ऐसे होंगे, फंडामेंटल पार्ट्स ऐसे होंगे। ओके। और ये 1948 में इन्होंने इन्वेंट किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था हमें जॉन वॉन न्यूमैन ने। जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो किन्होंने इन्वेंट किए थे? बेल लेबोरेटरी ने। ओके। बेल लैब ने ट्रांजिस्टर्स को इन्वेंट किया था। अगर 1958 में जो फर्स्ट आईसी जो है हमारे वर्ल्ड का वो इन्वेंट किया गया था। किन्होंने इन्वेंट किया था? जैक सेंट क्लेयर किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने। इन दोनों ने फर्स्ट आईसी को इन्वेंट किया था 1958 में। अब जो लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं इनमें हम इंस्ट्रक्शंस को पैरेलल और सिक्वेंशियल दोनों तरीकों से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब कि इंस्ट्रक्शंस सिमिल्टेनियसली पैरेलली एक साथ बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस भी एग्जीक्यूट हो सकती हैं, या फिर सिक्वेंशियल हम उसका सीक्वेंस भी दे सकते हैं कि पहले ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद ये, और उसके बाद ये। ओके। तो ये सब कुछ टिटबिट्स थे। उसके बाद तो हमारे पास आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को हम तीन बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आता है बेस्ड ऑन साइज, उसके बाद आता है बेस्ड ऑन वर्क एंड बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन साइज वी हैव 4 कंप्यूटर्स: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। Based on work we have 3: analog,
digital and hybrid computer. And based on purpose, there are two: general purpose and special purpose computer. इन तीनों के आगे जो टाइप्स हैं इन सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आता है कि वेस्ट ऑन साइज के जो 4 टाइप्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आई माइक्रो कंप्यूटर। ओके, माइक्रो कंप्यूटर जो है वो सबसे लीस्ट पावरफुल है। ओके, सबसे कम पावरफुल जो हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, पर सबसे ज्यादा यूज भी हम इनका ही करते हैं। ओके, क्योंकि और इनको पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है, इजीली पोर्टेबल है। और माइक्रो कंप्यूटर्स में 3 बेसिक कैटेगरीज होती हैं हर एक फिजिकल इक्विपमेंट की। सबसे पहले इनमें एक सिस्टम यूनिट होता है, एक इनपुट डालने और आउटपुट देने का यूनिट होता है, और एक मेमोरी यूनिट होता है। इसमें बस 3 बेसिक कैटेगरीज होती हैं फिजिकल पार्ट्स की। ओके, कुछ टाइप्स जो है माइक्रो कंप्यूटर्स की वो इन्होंने नीचे दिए हैं। जैसे सबसे पहले आता है एक डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर एक पर्सनल कंप्यूटर्स जो ऑफिस में होते हैं। ओके, ये स्मॉल होते हैं, इकोनॉमिकल कंप्यूटर्स होते हैं। ओके, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी लगी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट में। जो स्कूल्स में बेसिक कंप्यूटर लैब्स में पुरानी कंप्यूटर लैब्स में कंप्यूटर्स होते थे वो यही होते थे, डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर। ओके, आगे एक लैपटॉप। लैपटॉप जो है उसको अल्ट्राबुक या नोटबुक भी कहते हैं हम। पोर्टेबल है, ये लाइट वेट होता है और एक रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है, तो ये कहीं भी हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर को हमेशा प्लग इन करके रखना पड़ता है, बट लैपटॉप को इज रिचार्जेबल। उसके बाद एक आती है हैंड हेल्ड और पाम टॉप। ये भी एक माइक्रो कंप्यूटर है और ये सबसे छोटा कंप्यूटर की टाइप है। और इसको हम अपने हाथ की हथेली में पाम में फिट कर सकते हैं, तो इसलिए इसका नाम पाम टॉप है। ओके, ये कुछ सर्टेन फंक्शंस के लिए काम आता है, जैसे फोन बुक्स यूज करने के लिए, कैलेंडर्स यूज करने के लिए। ओके, और इसमें हम इनपुट को जो है कीबोर्ड के साथ नहीं टाइप करते हम, बल्कि इनपुट जो है एक पेन से लिखते हैं, पेन से इनपुट करते हैं। ओके, इसमें हम ओके सो पेन से इनपुट करते हैं। इसमें हम राइट, सो हम पाम टॉप में पेन से इनपुट करते हैं, कीबोर्ड का यूज नहीं करते। और इसके एग्जांपल्स में आता है पीडीएफ, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, या फिर टैबलेट्स वगैरह। ऑलराइट, आगे इसके बाद आता है टैबलेट कंप्यूटर। तो टैबलेट कंप्यूटर में एक नोटबुक कंप्यूटर जैसे ही फीचर होते हैं, यानी कि एक लैपटॉप जैसे ही, पर इसमें क्या होता है, हम इनपुट को है एक इनपुट को जो है एक पेन के जरिए इनपुट करते हैं, जबकि हम एक नोटबुक या लैपटॉप में कीबोर्ड के जरिए या माउस के जरिए इनपुट दे रहे थे। ऑलराइट, टैबलेट कंप्यूटर एक नोटबुक ही होता है, बट इसमें हम पेन के जरिए इनपुट देते हैं। आगे आता है एक वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ये जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक यूजर या फिर किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए हम यूज करते हैं, जो कि बिजनेस में काम करते हैं या फिर प्रोफेशनल काम करते हैं, उनके लिए बनाए गए कंप्यूटर हैं। ऑलराइट, इसमें एक या एक से ज्यादा हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले लगी होती हैं, क्योंकि अब प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं तो उन्हें हाई रेजोल्यूशन चाहिए होती है हर रिजल्ट वगैरह की स्क्रीन की। तो एक या एक से ज्यादा हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले लगी होती है, और एक काफी ज्यादा फास्ट प्रोसेसर भी लगा होता है, पर्सनल कंप्यूटर से ज्यादा फास्ट। ओके, ये सब हमारे माइक्रो कंप्यूटर की टाइप्स थी। ओके, इसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है वो स्मॉल होता है साइज में, फास्टर होता है और कॉस्ट भी लो करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर से, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। जो सबसे पहले मिनी कंप्यूटर डिजाइन किए गए थे वो कुछ छोटे मोटे टास्क के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किए गए थे, जैसे कि वो इंजीनियरिंग की कुछ कैलकुलेशन कर पाए, कंप्यूटर एडिट डिजाइन की कैलकुलेशन कर पाए। इन इन दोनों काम के लिए या कुछ और काम के लिए डिजाइन किए गए थे कि हाँ भाई मिनी कंप्यूटर यही काम करेंगे। पर अब जो है
अब हम इसको एक सेंट्रल कंप्यूटर की तरह यूज कर रहे हैं, जो कि सर्वर के नाम से जाना जाता है। मिनी कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं? IBM 17, PEC, PDP 11 एंड HP 9000, ये सारे मिनी कंप्यूटर में आ रहे हैं। इसके बाद हमारे आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये टाइप ऑफ कंप्यूटर जो होते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा इंटरनल मेमोरी स्टोरेज होता है, कंप्रिहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो एक बैकबोन की तरह काम करता है पूरे बिजनेस वर्ल्ड के लिए। ओके, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है इसमें ज़्यादा मेमोरी है और सॉफ्टवेयर की भी काफ़ी ज़्यादा रेंज है, और बिजनेस वर्ल्ड जो है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, इसको हम हार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स कह सकते हैं, या फिर एक टर्मिनल की तरह देख सकते हैं, जो कि बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल को एक साथ मिलके काम करने में हेल्प कर रहा है एक टाइम पे, ताकि वो साथ में काम कर पाए। ओके, तो ये एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है कि उनको कंबाइन कर सकता है, हार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में क्या क्या आता है? IBM 370, IBM S390 एंड यूनिमैक 1110। उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। ये सबसे फास्टेस्ट, सबसे एक्सपेंसिव मशीन्स होती हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोसेसिंग स्पीड है, बाकी सभी कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा। ओके, और सुपर कंप्यूटर जो है काफ़ी पावरफुल भी होते हैं, लार्ज इन साइज भी होते हैं। ओके, और इनमें मेमोरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है बाकी कंप्यूटर से कंपेयर करके। ओके, और इसकी जो स्पीड है हम सुपर कंप्यूटर की, इसको हम सेकंड्स वगैरह में नहीं, बल्कि फ्लॉप्स, एक सेकंड से ही ड्राइव यूनिट में इसको मेजर करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ऑलराइट, और जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव टास्क के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, छोटे मोटे कामों के लिए यूज़ नहीं करते। कुछ हैवी कैलकुलेशंस करनी होती हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च, या फिर मिलिट्री रिसर्च, साइंटिफिक लेबोरेटरीज, इन सब में हम सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। तो दुनिया का जो फर्स्ट का सुपर कंप्यूटर था वो सेमोर आर क्रे ने बनाया था 1976 में, क्रे 1, जिसका नाम है क्रे 1, दुनिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। और जो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो 1990 में परम सुपर कंप्यूटर था। ओके, और परम ईशान जो है वो लेटेस्ट परम सीरीज का मशीन है, कि जो कि सीडैक और IIT गुवाहाटी ने बनाया था 20 सितंबर को 2016 में। यही हो गया सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। तो हमारी फर्स्ट टाइप जो है वो डन है, बेस्ड ऑन साइज। ये चारों कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद आते हैं बेस्ड ऑन वर्क। तो बेस्ड ऑन वर्क जो है वो कंप्यूटर को हम इन तीनों टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो दो तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, अरिथमेटिक और लॉजिकल। कैसे परफॉर्म करते हैं? डाटा को प्रोसेस और मैनिपुलेट करके। इसमें क्या क्या आते हैं एनालॉग कंप्यूटर में? जैसे स्पीडोमीटर्स हो गए, जो स्पीड आइडेंटिफाई करते हैं, सिस्मोग्राफ्स हो गए। ओके, एनालॉग कंप्यूटर जो है वो काफ़ी सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म कर सकता है। ओके, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कुछ कंटिन्यूस वेरिएबल्स यूज करके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज भी कर सकता है। ओके, यूटिलाइज भी कर सकता है। ओके, यानी कि जब इसने मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैलकुलेट करने होते हैं तो एक कुछ कंटिन्यूस वेरिएबल का यूज करता है, ताकि वो वेरिएबल्स की वैल्यू अगर चेंज भी होती जाए तो वो कैलकुलेशंस इजीली कर पाए, और ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों का यूज भी कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है दोनों। ओके, आगे आते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ये क्या करते हैं कि ये बाइनरी डिजिट्स के थ्रू वर्क करते हैं। ओके, बाइनरी डिजिट्स को कैलकुलेट करके ये अपना सारा काम करते हैं 0 और 1 के बेसिस पे ही। ये जो डिजिटल कंप्यूटर है सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही नहीं करते, बल्कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ साथ हमें कुछ ग्राफिक्स, कुछ इमेजेस, कुछ साउंड्स, ये सारा भी जनरेट करके देते हैं। कैसे? बाइट्स को कंबाइन करके। ओके, और डिजिटल कंप्यूटर में क्या क्या आता है? एक पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप, ये सारा आता है। ओके,
आगे आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों का एक मिला के, एनालॉग और डिजिटल को मिला के बनाए गए थे, कॉम्बिनेशन है दोनों का। जैसे हॉस्पिटल में ईसीजी मशीन होती हैं, डायलिसिस मशीन होती हैं, ये सारी मशीन जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज करती हैं, राइट। तो ये हमारा हो गए बेस्ड ऑन वर्क पे तीनों टाइप्स। ओके, आगे आ जाते हैं बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन पर्पस पे दो थे हमारे। सबसे पहले जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर वो वाले कंप्यूटर है जो काफी सारे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो हम डेली लाइफ में कम थ्रू आते हैं, जो देखते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं। ओके, हम बस सिंपली छोटा मोटा प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस उसको दे देते हैं, चेंज कर देते हैं, और वो सारी प्रॉब्लम्स को जनरल पर्पस कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है। ओके, जैसे छोटा डाटाबेस बनाना है, कुछ कैलकुलेशन करनी, कुछ अकाउंटिंग का वर्क करना, ये सारा जनरल पर्पस कंप्यूटर में आता है। ठीक, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो वाले कंप्यूटर है जो सिंपल एक सिंगल काम करने के लिए बनाए गए हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को काम कर सकते थे, हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे काम कर सकते थे। ओके, पर स्पेशल पर्पस सिर्फ एक सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं, उस पर ही डेडिकेटेड बनाए गए हैं। जैसे एयरक्राफ्ट लैंडिंग का जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, उसके लिए एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है। मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स भी इसमें आते हैं। ठीक, ये हो गया स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो ये सारे हमारे हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, उसके बाद हमारा थोड़ा सा क्वांटम और नैनो कंप्यूटर के बारे में है। तो क्वांटम कंप्यूटर जो है रिचर्ड फेनमैन ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या होता है, क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना का यूज होता है, और ये सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है जो कि ह्यूमन ब्रेन वर्किंग को इमिटेट कर पाता है, उस जैसा सोच पाता है, ठीक, ह्यूमन ब्रेन की तरह। और नैनो कंप्यूटर जो है वो सिंपली एक टर्म है जो कि हम माइक्रो कंप्यूटर से भी छोटे कंप्यूटर के लिए यूज करते हैं। ओके, जो कि सिर्फ एक सिंपल क्रेडिट कार्ड के साइज जितना हो, उस कंप्यूटर को नैनो कंप्यूटर कहते हैं। इसमें रास्पबेरी पाई होता है जो कि यूज किया जा सकता है स्कूल्स में बच्चों को साइंस पढ़ाने के लिए। ओके, आगे एक प्रत्युष कंप्यूटर है जो कि इंडिया का सबसे फास्टेस्ट या फिर फर्स्ट जो है मल्टी पेटाफ्लॉप्स पीएफ वाला सुपर कंप्यूटर है। ओके, इसको प्रत्युष नाम दिया गया था, और ये अनवेल किया गया था, रिवील किया गया था पुणे के जो है एक आईआईटीएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी, वहां पे प्रत्युष जो है फर्स्ट टाइम रिवील किया गया था। ओके, प्रत्युष जो है उसमें 6.8 पीएफ मल्टीपेटा फ्लॉप्स जो है वो कंप्यूटर की स्पीड प्रोसेस करने के लिए होता है, यूनिट है एक तरह का। ठीक, तो 6.8 पीएफ कंप्यूटेशनल पावर है इसमें। और ये 2 टाइप्स के एमओइस इंस्टीट्यूट में है। 4.0 पेटाफ्लॉप्स जो है एचपीसी फैसिलिटी वो आईआईटीएम पुणे में है जहाँ पे ये रिवील किया गया था। और 2.8 पेटाफ्लॉप्स जो फैसिलिटी है वो एनसीएमआरडब्ल्यूएफ नोएडा में है। प्रत्युष जो है 4th फास्टेस्ट कंप्यूटर है दुनिया का, जो कि किसके लिए है, डेडिकेटेड वेदर या फिर क्लाइमेट रिसर्च के अंदर। ओके, जैसे कि मैंने बताया था पीएफ जो है वो मैयर है, यूनिट है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड का, कंप्यूटर कितना जल्दी काम कर रहा है, स्पीड। ओके, उसकी कितनी स्पीड। आगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में सिंपली वही चीजें जो हमें बेसिकली पता है कि कंप्यूटर किस किस चीज के लिए यूज हो रहा है। सबसे पहले वो बैंकिंग में यूज हो रहा है, मनी ट्रांसफर, डिपॉजिट कराना, वाउचर्स, बैंक शिप्स, इस सब में कंप्यूटर यूज हो रहा है। आगे एजुकेशन में भी काफी ज्यादा कंप्यूटर का यूज है, काफी इफेक्टिव टूल है जो कि टीचिंग, लर्निंग, ये सभी बच्चों का डाटा प्रोसेसिंग के लिए, रिजल्ट प्रोसेसिंग के लिए, नोट्स बनाने के लिए काफी यूजफुल है। ठीक, आगे एंटरटेनमेंट में भी इसका काफी यूज है, अलग अलग तरह की मल्टीमीडिया फिल्म मेकिंग, एनिमेशन मेकिंग, ग्राफिक्स बनाने, इमेजेस बनाना, ऑडियो बनाना, विजुअल डिजाइन बनाना, ये सब हम कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं और इनको देख भी सकते हैं। ओके, स्प्रेड कर सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट जो पूरी फील्ड है उस सब में कंप्यूटर का बहुत यूज है। आगे ऑफिस में कंप्यूटर्स का बहुत यूज है क्योंकि हमने रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी है, रिपोर्ट्स को स्टोर करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है,
तो सब ऑफिस में इसलिए कंप्यूटर्स का काफ़ी यूज़ है, तो सब काम कंप्यूटर कर सकता है। आगे एडवर्टाइजमेंट, तो कंप्यूटर अलग-अलग फ़ील्ड में बहुत सारी जैसे दुनिया में फ़ील्ड है, हर फ़ील्ड में एडवर्टाइज़मेंट की ज़रूरत है, ओके? और कंप्यूटर जो है वो सेट एडवर्टाइज़मेंट प्रोसेस को काफ़ी ईज़िली कर सकता है। जैसे कोई भी बिज़नेस एडवर्टाइज़ करना है, कोई फ़िल्म एडवर्टाइज़ करनी है, कोई एजुकेशनल एडवर्टाइज़मेंट शेयर करनी है, तो ये सब बनाना, ये सब शेयर करना, लोगों तक पहुँचाना कंप्यूटर के ज़रिए बड़ी आसानी से हो सकता है। आगे बिजनेस में भी कंप्यूटर का काफी यूज है, अकाउंटिंग्स के लिए रिकॉर्ड्स अप टू डेट रखने, रिकॉर्ड्स बनाने, डिलीट करने, तो ये सब बिजनेस में भी कंप्यूटर का काफी यूज है। अभी थोड़ा सा एआई और रोबोटिक्स के बारे में है, तो एआई क्या है? एआई कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा एरिया है जिसमें कि एआई कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा एरिया है जिसमें हमने एक ऐसा सिस्टम बनाना है, एक ऐसी ऐसी मशीन बनानी है जो कि इंटेलिजेंटली काम कर सके, ह्यूमंस की तरह काम कर सके, ओके? So AI is an area of computer science that emphasizes the creation of intelligent machines that work and react like humans. Okay, humans की तरह काम कर सके, कैसी intelligent machines बनानी है इसमें। कुछ some of the activities computer with AI are designed to include. ओके, जैसे अब कंप्यूटर्स में एआई इम्प्लीमेंट होने लगी है, तो जिन कंप्यूटर्स में एआई होती है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं हम? स्पीच रिकॉग्निशन हो सकती है, लर्निंग हो सकती है, प्लानिंग हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग, ये सब हो सकता है, ओके? और रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक जो है वो इंजीनियरिंग की और साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम रोबोट्स रोबोट्स का यूज करते हैं, उनके लिए कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स डिजाइन करते हैं, ओके? तो रोबोटिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस और इंजीनियरिंग की जिसमें हम रोबोट्स को सबसे पहले डिजाइन करते हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनके ऑपरेशंस डिसाइड करते हैं, उनका यूज करते हैं, और साथ में साथ हम कुछ कंप्यूटर सिस्टम को भी डिजाइन करते हैं, ओके? जो कि उन सभी रोबोट्स को जिनको हमने डिजाइन और क्रिएट किया है, उन सभी का कंट्रोल कर सके, उन सबका सेंसरी फीडबैक हमें दे सके, और उन सब में जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस करके हमें बता सके, ठीक? तो रोबोटिक्स में हमने रोबोट्स तो डिजाइन करने ही हैं, साथ में साथ हमने उनके रिलेटेड कंप्यूटर सिस्टम्स भी डिजाइन करने हैं जो कि उनको कंट्रोल और उनके बारे में हमें बता सके, ठीक? ये सब रोबोटिक्स के अंदर है। So that was it for the first chapter. Then there is this question bank. We will study it later in the next video. So I hope you learned something from this video. See you in next video. All right. Bye bye.